हेलो एंड वेलकम टू डे 5। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दैट इज रोमांटिक इमेजिनेशन यानी रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हैं कि कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल एलिमेंट को इंक्रीज करने में। तो आपने सुना होगा कि जो नेशनलिज्म है वो किसके थ्रू आती है, वॉर्स के थ्रू आती है या फिर कोई एरिया को आपने कंट्रोल कर लिया और टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से आती है। लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कल्चर को इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है कि कल्चर की वजह से यहाँ पे नेशनलिज्म इंक्रीज हुई है। कल्चर में आर्ट एंड पोएट्री आ जाएगा कि जो हम आर्ट एंड पोएट्री जो सुनते आ रहे हैं बहुत ही पुराने टाइम से, वो लोगों को यहाँ पे क्या करती है, एक तरीके से बांध के रखती है। वेरियस पुरानी स्टोरीज हो गई, म्यूजिक हो गए, तो जिसकी वजह से नेशनल फीलिंग इंक्रीज होती है, एमर्ज होती है अमंग्स दी पीपल में। तो इसी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये रोमांटिसिज्म में आ जाएगा, और रोमांटिसिज्म को हम प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे तो रोमांटिसिज्म जो है वो एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि क्या करने की कोशिश करेगा, इन सारी चीजों को यूज करने की, आर्ट, स्टोरीज, म्यूजिक, फोल्क टेल्स, फोल्क स्टोरीज को यूज करके नेशनल सेंटीमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा पीपल्स के अमंग्स में। जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट हैं और जो पोएट्स हैं, वो जो अभी तक का नोशन चल रहा था कि आप लॉजिक और रीजन को यूज करो, रीजन और साइंस को ना ग्लोरीफाई करते हुए वो फोकस करेंगे इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स जो आपके देश के प्रति ऑलरेडी आपकी फोल्क स्टोरीज और फोल्क सॉन्ग से आ रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक कॉमन आइडेंटिटी को क्रिएट करना, सो दैट यहाँ पे जो कॉमन पीपल्स है उनको लग पाए कि वो एक कॉमन कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो नेशन का एक फाउंडेशन बनेगा, दैट इज एक बेस बनेगा। वेरियस आर्टिस्ट जो हैं वो इस रोमांटिसिज्म आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। इनका टाइम पीरियड भी दे रखा है, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली किसको एम्फसाइज कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि जो जर्मन पीपल्स है वो उनका जो ट्रू जर्मन कल्चर है, जो लोकल कल्चर है, जिसको उन्होंने नाम दिया है डास फोल्क, उनको डिस्कवर करना है। अब बच्चे ये डांस फोल्क कैसे डिस्कवर करेंगे आप, कि जो पुराने सॉन्ग्स है, फोल्क सॉन्ग हो गए, फोल्क पोएट्री हो गई, जो लोकल डांसेस हो गए, उनके थ्रू आप यहाँ पे ये चीज डिस्कवर करेंगे जर्मन कल्चर। और यहाँ पे जो नेशनलिज्म की ट्रू स्पिरिट है वो आप जर्मन पीपल्स में क्या करेंगे, इन्फ्यूज करेंगे, जिसका नाम उन्होंने दिया है दैट इज वॉल्क ईस्ट। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो फोल्क कल्चर है जिसका पार्ट है बच्चे, वो आप कलेक्ट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, सो दैट नेशन बिल्डिंग में इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर पाएगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो रोमांटिसिस्ट आर्टिस्ट हैं वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज को काफी ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। जैसे इंग्लिश जो है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसको हम वर्नाक्युलर लैंग्वेज कहेंगे। इस केस में भी हम ऐसे ही लैंग्वेज की बात करें जो लोकल है नेचर में। और पोलैंड के नेशनलिज्म को इंक्रीज करने में लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक हिस्ट्री देख लेते हैं ब्रीफ। पोलैंड को यहाँ पे पार्टीशन किया गया था एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। जब हम एंड ऑफ द 18 सेंचुरीज की बात करते हैं तो 1780s 90s की हम टाइम पीरियड की यहाँ पे बात करते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जो ग्रेट पावर्स थी, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन्होंने पोलैंड को आपस में डिवाइड कर रखा था। अब पोलैंड क्या था, पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो रहा नहीं। तो पोलैंड में इंडिपेंडेंट टेरिटरी ना रहने के बावजूद भी अब वो जो अपनी नेशनल एलिमेंट थे वो म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो उसको भी अलाइव रखा हुआ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटीज जिसका नाम था कैरोल कुरपिंस्की, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज जो वो नेशनल स्ट्रगल करते हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो यहाँ पे म्यूजिक को यूज करते हैं, अपने लोकल म्यूजिक को यूज करते हैं, लोकल फोल्क डांसेस को यूज करते हैं। और इनमें फोल्क डांसेस में टू इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म भी आ जाती है, दैट इज पोलिनेज एंड दी मजूरका। तो ये नेशनल सिंबल की तरह यूज करते हैं अपने इंडिपेंडेंस के लिए अगेंस्ट दी पावर जिनने उसको कंट्रोल कर रखा है, पोलैंड को कंट्रोल कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज। वो यूज करेंगे नेशनल सेंटीमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए। अब सेम एग्जाम्पल लेते हैं पोलैंड का। तो रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया तो जो पोलिश लैंग्वेज वहां पे यूज होती थी उसको एंड करके, यानी उसको बंद कर दिया सारे स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसकी जगह पे अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे इम्पोज कर दिया, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी वो पोलिश से अब रशियन हो जाएगी। जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह कंपलसरी कर दिया था, सेम चीज रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई करने के बाद अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। अब इससे परेशान होकर लोगों ने एक आर्म्ड रेबेलियन किया जो कि होता है 1831 में, लेकिन इसको सक्सेसफुली रशियन आर्मी ने क्रश कर दिया। अब हुआ क्या बच्चे, जो क्लर्जी यानी यहाँ पे जो चर्च के पीपल थे, उन्होंने क्या किया कि रिटेलिएशन में वो अब पॉलिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और अपने अपोजिशन को दिखाने के लिए, यानी जो चर्च, जो रशियन डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट में वो अपनी लोकल लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। जितनी भी चर्च की गैदरिंग्स होती थी, जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, वो ऑल्दो रशियन के ये बताने के बावजूद कि रशियन
लैंग्वेज में ही आपको प्रीच करना है, उसके बावजूद भी वो पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, यानी वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं अपने नेशनल स्ट्रगल के लिए। ऑल्दो उनको इसकी चीज़ के लिए यहाँ पे जेल भी भेजा गया बच्चे, लेकिन आपको समझना क्या है कि इस तरीके से जो पॉलिश लैंग्वेज थी वो एक सिंबल बन गया स्ट्रगल का यहाँ पे। तो ये कल्चर एलिमेंट में आ जाएगा, जो आप रोमांटिसिज्म में एग्जाम्पल्स को आप एक बार डाल सकते हैं। अब ये बॉक्स दे रखा है ग्रिम ब्रदर्स का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप एक बार पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ये है रोमांटिसिज्म से ही रिलेटेड कि किस तरह से वो फ़ोल्क स्टोरीज़ और फ़ोल्क टेल को काफ़ी ज़्यादा जगह-जगह से जाके कलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे कंपाइल करके फिर लोगों को यहाँ पे बताते हैं, जो ओरिजिनल यहाँ पे फ़ोल्क टेल्स हैं, यानी कल्चर एलिमेंट से आपको ये रिलेट कर सकते हो। यही टॉपिक जो है ग्रिम ब्रदर्स का, वो प्रिंट कल्चर में भी इनका रेफ़रेंस दिया जाता है। ठीक है? तो आपका जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज़ डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशंस, कि कैसे वो यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करेंगे, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट। अब ये जो 1830s का टाइम पीरियड था, वो यूरोप की हिस्ट्री में इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा बेकार था। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देखें फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी हम 1830s 40s की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में पॉपुलेशन जो थी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ-साथ क्या था कि जो इकोनॉमी थी वो अच्छे से रन नहीं कर पा रही थी, और साथ ही साथ जो जॉब्स थी बहुत ही कम थी और जॉब करने वाले बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, क्योंकि सिर्फ उन पीपल को चूज़ किया जा रहा था तो ज़्यादा टाइम तक काम करें और कम पैसों में काम करें। अब हुआ क्या, रूरल एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस थी, जिसकी वजह से लोग अपने एरिया को छोड़ के टाउन्स में आते हैं ताकि उन्हें फैक्ट्रीज़ में काम मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इवन सिचुएशन वर्स हो जाती है कि जो स्लम्स होती हैं ओवरक्राउडेड की, बहुत ही ज़्यादा स्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। साथ ही साथ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं, अब उनको इंडस्ट्री मेड गुड्स से कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है और उसके वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। ये जो कॉम्पिटिशन आ रहा था स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में आ रहा था बच्चे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं अपने घर में काम करेंगे, यहाँ पे छोटी-छोटी वर्कशॉप्स हैं और जो मशीन्स हैं वो बहुत ही छोटे-छोटे लेवल पे यूज़ करेंगे, मीन्स हाइली मैकेनाइज्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री मेड गुड्स से कम्पीट नहीं कर पाएँगे। एक और प्रॉब्लम थी फ्यूडल ड्यूज एंड द ऑब्लिगेशंस। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जैसे जो किंग है, किंग के अंडर में जो लैंड है, तो कुछ पोर्शन ऑफ लैंड वो अलग अलग यहाँ पे अपने लॉट्स में बांट देता है, दैट इज मिलिट्री लॉट्स में, और उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें जमीन दे रहा हूँ, इसके बदले तुम्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है। अब ये जो फ्यूडल लॉट्स क्या करते हैं कि जिन एरियाज इनको अलॉट किए जाते हैं, वहां पे जो पीजेंट्स हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा और पीजेंट्स तुम मेरे लिए काम करोगे। लेकिन ये जो ऑब्लिगेशन था बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे पीजेंट्स की कंडीशन काफ़ी खराब होती जा रही थी बच्चे, तो पीजेंट भी इस सिचुएशन, यानी ये जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे। अब होता क्या है कि फूड प्राइसेस और बैड हार्वेस्ट, आपने सुना होगा कि फूड प्रोडक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू दी आपके जो हार्वेस्टिंग साइकिल है। अगर कभी हार्वेस्टिंग साइकिल अच्छी होगी तो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और कभी बैड हार्वेस्ट होंगे तो जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, पॉपुलेशन तो उतनी ही और ज़्यादा बढ़ भी रही है, तो क्या है बच्चे, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में फूड के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा ही एक 1848 का ईयर था जिस टाइम पे हार्वेस्ट जो था काफ़ी ज़्यादा बैड था, जिसकी वजह से बच्चे लोग जो थे वो फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और पुअर होते जा रहे थे, और जब उनको खाना नहीं मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे किया कि ये जो पीजेंट्स थे बच्चे, इन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ? उस टाइम में हम फ्रांस की अगर बात करें तो लुइस फिलिप भाई साहब थे, ठीक है? और उन्होंने बैरिकेडिंग करवाई, आर्मी को भी बुलाया, लेकिन कुछ भी वो लोग रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे फ्रांस को छोड़ के यहाँ पे भागना पड़ा। उसके बाद दोबारा से एक नेशनल असेंबली आती है बच्चे यहाँ पे, वो फ्रांस को दोबारा से रिपब्लिक बोलते हैं, और अब बोलते हैं कि जितने भी मेन 21 ईयर से अबव हैं, सारे एडल्ट मेल्स, उनको यहाँ पे राइट टू वोट दिया जाएगा। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा था बच्चे, तो ये नेशनल असेंबली ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको राइट टू वर्क प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कंपलसरी आपके पास काम होगा ही होगा। ठीक है, अब काम होगा ही होगा, तो नेशनल असेंबली जब पावर में आई बच्चे यहाँ पे, तो उन्होंने वर्कशॉप्स स्टार्ट किए। वर्कशॉप्स में लोगों को वो
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते थे जो इन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया था। तो आप ये इमेज भी है, देख सकते हो कि पीसेंट अपराइजिंग 1848 में यहाँ पे इमर्ज हो रही थी। तो क्यों हो रही थी वो ऑल सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे इसी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो हर बार यहाँ पे पूछा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके प्री बोर्ड्स में भी या बोर्ड्स में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वीवर्स का रिवॉल्ट है दैट इज सिलेसिया, एक एरिया है और यहाँ के जो वीवर्स हैं दैट इज सिलेशियन वीवर्स, उनका एक रिवॉल्ट है। ये कब हुआ था? 1845 में हुआ था बच्चे। अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है। सर, काम करने के लिए पीपल ज़्यादा है, काम कम है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सर डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या होता था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे बच्चे बाहर से आते थे और यहाँ पे इस विलेज में आते थे और यहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते थे इंस्टॉलेशन वीवर्स को और उनसे बोलते थे कि मुझे फिनिश टेक्सटाइल्स चाहिए और उसके बदले में उनको पेमेंट्स करते थे। अब क्या हुआ है, अब क्या है बच्चे, काम कम है, करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इन्होंने बोला कि मैं जो पहले पेमेंट देता था, सपोज 100 देता था, अब मैं आपको सिर्फ 70 रुपीज़ दूंगा। अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो कोई दूसरा करेगा। हुआ क्या जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता था कि जो प्राइसेस थे वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके थे फूड के, लेकिन और यहाँ पे जो इनके वेजेस थे वो कम हो गए थे। ऐसा ही यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसको जर्नलिस्ट विल्हेम वॉल्फ ने डिस्क्राइब किया है बच्चे, दैट इज जो सिलेसियन विलेज में हुआ था कि यहाँ पे 18,000 पीपल्स रहते थे और मोस्टली उनका जो ऑक्यूपेशन था वो यहाँ पे वीविंग करते थे बच्चे। यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी थी। जॉब्स चाहिए थी उनको लेकिन जॉब्स थी नहीं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको काम देते थे अब उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, यानी कम पैसों उनको देंगे और काम ज़्यादा करवाएंगे। ऐसे ही परेशान होके हुआ क्या कि 4 जून को और 2 पीएम का टाइम था कि लोग इकट्ठे हुए, जो वीवर्स थे इकट्ठे हुए और वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे पहुंच गए जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स रहते थे। वहां पे जाने के बाद उन्होंने उनके मेंशन में गए और डिमांड करने लगे कि हमको आप कम वेजेस दे रहे हो, हमें ज़्यादा वेजेस की रिक्वायरमेंट है। जब उन पीपल्स ने दैट इज कॉन्ट्रैक्टर्स ने मना कर दिया बच्चे, तो उन्होंने जो वीवर्स थे उन्होंने थ्रेट देना स्टार्ट कर दिया और तब भी वो नहीं माने, तो उन्होंने उनके घर में घुस के, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुस के तोड़ा फोड़ी स्टार्ट कर दी और जो भी चीज़ें पड़ी थी वो सारी चीज़ें लूट के ले गए यहाँ पे, जैसे सप्लाईज ऑफ क्लोथ हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इससे परेशान होके यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी फैमिली को लेके आस-पास वाले एरियाज़ में जाएँगे, लेकिन किसी ने भी उनको शेल्टर प्रोवाइड नहीं किया। फाइनली वो पुलिस के पास जाते हैं और यहाँ पे आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है बच्चे। आर्मी आती है, उनके साथ क्लैशेस होते हैं वीवर्स के और उसमें 11 वीवर्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये पूरा इंसिडेंट था सिलेशियन वीवर्स रिवॉल्ट। कैसे होता है वही यहाँ पे हार्डशिप हंगर वाला टॉपिक से ये आएगा आपको, एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखोगे और नहीं तो अगर डेडिकेटली आए तो आपको तपास 3-4 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको यहाँ पे मेन रीजन क्या था, कॉज क्या था सिलेशियन वीवर्स के अपराइजिंग का, कमेंट करिए यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अभी तक तो ये पीजेंट्स वाला हमने पढ़ लिया, वीवर्स वाला पढ़ लिया। अब जरा देख लेते हैं लिबरल्स क्या रेवोल्यूशन कर रहे थे बच्चे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुअर पीपल्स थे इनका रिवॉल्ट साथ ही साथ चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। अनएम्प्लॉयड पीपल्स जो थे उनका भी रिवॉल्ट चल रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे बच्चे जो वर्कर्स थे वो भी अपने रिवॉल्ट को स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइम पे जो रेवोल्यूशन था वो किसने स्टार्ट किया था? एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, बिकॉज लिबरल्स में क्या आ जाएगा, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल्स आ जाएंगे। तो कुछ वेरियस इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। फरवरी 1848 में फ्रांस में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो मोनार्क होते हैं दैट इज लुई फिलिप, उनको यहाँ पे अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद एक रिपब्लिक बनती है जो कि यूनिवर्सल मेल सफरेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया नेशनल असेंबली ने बोला था कि 21 ईयर्स ऑफ एबव से जितने भी ज्यादा लोग हैं उन सबके पास क्या है, राइट टू वोट, और कंपल्सरी उनको यहाँ पे काम मिलेगा। अब फ्रांस के अलावा बच्चे अगर हम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप की बात करेंगे तो अभी तक जो एरियाज थे जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर हो गया, ये ना इंडिपेंडेंट नहीं थे, इनको कोई ना कोई बड़ी पावर कंट्रोल कर रही थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पोलैंड में 3 पावर्स थी यहाँ पे और रशिया का डोमिनेशन वाला सारी चीजें बताई थी ना, उसी तरीके से यहाँ पे। तो बच्चे हुआ क्या, इन एरियाज में भी जो मेन एंड वीमेन थे जो लिबरल मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते थे, इन्होंने अपनी डिमांड्स को कंबाइन कर दिया। अब इनको क्या चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो, और वो किसके थ्रू आएगा, नेशनल यूनिफिकेशन, यानी बच्चे अब जो अलग अलग पार्ट्स में इनके एम्पायर डिवाइडेड थे उनको इनको यूनाइट करना है और एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश करना है। मींस कि अब प्रॉपर नेशन ये फॉर्मेशन यहाँ पे चाह रहे हैं।
जैसे-जैसे ये सारी चीज़ें और बढ़ती गई, बच्चे अनरेस्ट बढ़ता गया, वैसे-वैसे लिबरल्स अपनी डिमांड्स को और इंक्रीज़ करते गए। इन्होंने बोला कि अब हमें एक नेशन स्टेट चाहिए जो कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, जहाँ पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि अर्लियर यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी मोनार्क के अंडर में यहाँ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ज़रा थोड़ा-सा फोकस करके समझिएगा बच्चे। अब जर्मन रीजन में क्या हो रहा है कि जो अलग-अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, जो कि लार्ज नंबर में ऑब्वियसली, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस हो गए, ये एक साथ यहाँ पे फ्रैंकफर्ट सिटी में आते हैं, जो कि जर्मनी में है यहाँ पे बच्चे। आके वो ये बोलते हैं कि हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की, जहाँ पे छोटे-छोटे पार्ट्स में जर्मनी डिवाइडेड नहीं है, एक कंप्लीट जर्मन नेशनल है बच्चे असेंबली, जहाँ पे हम आके वोट करेंगे। और 18th में 1848 को होता क्या है कि 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इन सारे क्लासेस से, पॉलिटिकल एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं बच्चे, एक सेरेमोनियल पोजीशंस निकालते हैं और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। और ये जो पार्लियामेंट है कन्वीन्ड कहाँ होगी, ये पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज में कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ कन्वीन्ड हुई थी। आंसर इज चर्च ऑफ दी सेंट पॉल। यानी बच्चे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो कन्वीन्ड हुई थी सेंट पॉल चर्च में, उसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ये बिलोंग किससे करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन से बिलोंग करेंगे और ये ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चे, इनका ऑब्जेक्टिव था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एक कंप्लीट जर्मन नेशन के लिए, जो कि मोनार्की हेड करेगा और ये पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर में काम करेगा। दैट इज मोनार्की के पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी बच्चे। अब भैया सारी पावर्स बना ली, यानी ये जो पोजीशन थी, अब जो मोनार्की वाली जो पार्लियामेंट के अंडर में काम करेगा, वो क्राउन की पोजीशन दी गई फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि यहाँ पे रशिया के किंग थे। अब ये तो पोजीशन तो सिर्फ नेम से एक थी, सारी चीजें थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंडर में होंगी, तो टेक्निकली मोनार्क के पास कोई भी पावर नहीं है। तो जब फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ये पावर, सेरेमोनियल पावर दी गई, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। और साथ ही साथ बच्चे और मोनार्क्स जो थे, यानी जो इन असेंबली को अपोज कर रहे थे, तो मोनार्क एक साथ आ गए सारे मोनार्क्स, और बच्चे इस इलेक्टेड असेंबली जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी, इसको अपोज करने लगे। अब हुआ क्या कि अपोजिशन जो थी वो एरिस्टोक्रेसी से आ रही थी, वो एरिस्टोक्रेसी जो सारी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करती थी और एरिस्टोक्रेसी के अंडर में मिलिट्री थी। तो बच्चे जब यही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ये जो पार्लियामेंट बनी है वो सिर्फ मिडिल क्लास की रह गई, इसीलिए इसका जो सोशल बेस था वो काफी ज्यादा इरोड होता गया। सोने पे सुहागा क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट थी इसमें लिबरल्स थे, लिबरल्स मतलब मिडिल क्लास पीपल। इवन जो ये मिडिल क्लास पीपल थे ना बच्चे, ये वर्कर्स और आर्टिशंस की जो डिमांड कर रहे थे कि हमारे वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव किया जाए, वेजेस को इंक्रीज किया जाए, ये मिडिल क्लास पीपल वर्कर्स की डिमांड नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से वर्कर्स और आर्टिजन्स ने इनको सपोर्ट करना खत्म कर दिया। हुआ क्या फाइनली, ना वो एरिस्टोक्रेट्स और मिलिट्री सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही यहाँ पे दैट इज वर्कर्स और आर्टिशन सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमेजिन करके देखो, अगर मैं ये पिरामिड बनाऊं, तो यहाँ पे जो टॉप वाले हैं वो एरिस्टोक्रेसी हो गई, वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो सबसे लार्ज बेस होता है यहाँ पे, दैट इज आर्टिशंस एंड वर्कर्स का, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास बचा। तो इसी वजह से इसकी जो सोशल बेस था वो इरोड हो गया, और फाइनली बच्चे यहाँ पे ट्रूप्स को बुलाया जाता है एरिस्टोक्रेसी के थ्रू, और फाइनली इस असेंबली को यहाँ पे डिसबैंड कर दिया जाता है कि ये असेंबली जो है वो लीगल नहीं है और कोई भी एक्शन जो लेती है वो इसको नहीं माना जाएगा।